तो लास्ट क्लास में अपने विभव मापी चल रहा था। तो विभव मापी में हमने पढ़ा था विभव मापी का मानकीकरण। तो मानकीकरण क्या होता है? किसी विभव मापी की विभव प्रवणता का, विभव मापी तार की विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया विभव मापी का मानकीकरण कहलाती है। यथार्थ मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था? एक मानक सेल का उपयोग लिया था। मानक सेल के रूप में हमने क्या काम में लिया था? कैडमियम सेल या फिर डैनियल सेल काम में लिया था। कैडमियम सेल या डैनियल सेल, जिसका विद्युत भागफल हमेशा पहले से ज्ञात था, ये लिया था। और उसको हमने विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ा था। किस में जोड़ा था बताओ? द्वितीयक परिपथ में जोड़ा था। ठीक है, ऐसे किया था। तो लास्ट में फॉर्मूला निकल के आया था x बराबर ई नोट अपॉन एल नोट। ई नोट का मान हमें पहले से पता था, मानक सेल का विद्युत भागफल, और एल नोट हमने खुद मापा था। दोनों के मान रखे, विभव प्रवणता का यथार्थ मान आ गया। बोलो आया है? तो यही था मानकीकरण। मानकीकरण के बाद अगर आगे बढ़े अपन, तो आगे नया टॉपिक आता है विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता। तो सुग्राह्यता शब्द का मीनिंग क्या है? सुग्राह्यता से आप क्या समझते हो? देखो, सुग्राह्यता कई जगह आएगी अपने फिजिक्स में। अब यहाँ से चालू हुई है, आगे भी आएगी, कई चैप्टर्स में आएगा ये वर्ड सुग्राह्यता। सुग्राह्यता वर्ड का मतलब होता है सेंस शक्ति, सेंस करने की, मतलब छोटे से छोटे मान का भी यथार्थता के साथ मापन कर पाना। जैसे अपन बात करें सुग्राह्यता कैसे समझे कि स्केल है, अपन जो रेगुलर स्केल काम में लेते हैं, उसमें सबसे छोटा मान कितना मापा जा सकता है? 0.1 सेंटीमीटर। कितना मापा जा सकता है? 0.1 सेमी। उसमें लिखा होता है ना 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, और 1 सेमी के कितने भाग होते हैं? 10 भाग। तो 1 सेमी का 10वां भाग मतलब 0.1 सेमी मापा जा सकता है, स्केल से माप सकते हैं। तो स्केल की सुग्राह्यता जो है वो कितनी है? 0.1 सेमी। मैं बोलूँगी आप नाप के दिखा के 0.358 सेमी, क्या आप इसको स्केल से माप सकते हो? एग्जैक्टली, लगभग नहीं, एग्जैक्टली नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि 0.3 तो अपना ऐसे मिल जाएगा आपको, 0, 1, 2 और 3, ये तो 0.3 हो गया। लेकिन फिर 3 के बाद इसके भी क्या करेंगे? 10 भाग करेंगे, और उसमें से भी 5वां भाग लेंगे। फिर 5 के बाद भी 10 भाग करेंगे, और उसमें से भी कौन सा भाग लेंगे? 8वां भाग। तो फिर ये इसके लिए जो हमारा स्केल है वो सुग्राही नहीं है। तो सुग्राह्यता का मीनिंग क्या होता है? कि अल्प से अल्प मान का भी यथार्थता के साथ मापन करना। दूसरा एग्जाम्पल बताएं। पहले अपने घरों में वो मीटर लगे होते थे, बिजली के मीटर। कौन से? जो अब किराएदारों के लगाते हैं, वो चक्री वाले। ध्यान है, किराएदारों के लिए अलग से लगाते हैं ना मीटर, रीडिंग लेने के लिए, कि किराएदार का बिल अलग आएगा, एक रीडिंग मीटर अलग लगते हैं घर में 2-3। तो पहले जो मेन मीटर लगता था वो वैसा ही लगता था, लेकिन अब मेन मीटर को बदल के डिजिटल कर दिया, पल्स सिस्टम वाला कर दिया। अब लाइटिंग वाला हो गया, वो डेट टाइम सब आता है उसमें। क्यों किया गया? रीजन क्या है? कि जो पुराने वाले मीटर थे उनमें एक चक्री थी, एक चक्री हुआ करती थी, धातु की चक्री। वो जब 746 चक्कर करती थी तब 1 यूनिट बनती थी। पढ़ा ना, 746 वॉट है ना? तो 746 चक्कर करती थी तब 1 यूनिट बनती थी। तो चक्री को घुमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, घर में जब 0 वॉट का बल्ब जलाते थे, 0 वॉट का बल्ब जला के सोते थे रात को, या मोबाइल चार्ज करते थे, या छोटे मोटे कोई भी काम करते थे, तो उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो उस चक्री को घुमा सके, तो उनका बिल आता ही नहीं था। समझ रहे हो? चक्री को घुमाने के लिए ज़्यादा कार्य की आवश्यकता है, तो ज़्यादा शक्ति का उपभोग होना चाहिए। अब 0 वॉट का बल्ब जला के छोड़ दिया, या छोटी ट्यूबलाइट जला के छोड़ दी, या मोबाइल चार्ज कर रहे हो आप, तो उनका बिल आता ही नहीं था, कि वो चक्री को घुमा नहीं पाते, और जब तक चक्री 746 बार घूमेगी नहीं तब तक यूनिट बनेगी। तो देखा गया कि घाटा हो रहा है सरकार को। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? वो मीटर हटा के और नए डिजिटल मीटर लगा दिए। ये डिजिटल मीटर इतने ज़्यादा सुग्राही हैं, इतने ज़्यादा, कि अगर तुम इस स्विच में थोड़ी उंगली दे के यूँ निकाल लो ना, उंगली टच करके भी,
तो तुरंत उधर रीडिंग आ जाती है 0.1 एम्पियर खा गया। समझ में आ रहा है? मतलब छोटे से छोटे मान का भी ये मापन कर लेते हैं। मोबाइल चार्ज करोगे उसका भी बिल आएगा, 0 वाट का बल्ब लगाओगे उसका भी बिल आएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आप टच करके यूँ कर लोगे ना तो भी कह देगा कि इतनी गई, बिल बन गया 10 पैसे। समझ में आया नहीं? तो क्यों बदलेगा ये मीटर? क्योंकि ये ज़्यादा सुग्राही मतलब छोटे से छोटे मान का भी यथार्थता के साथ मापन कर लेते हैं। समझ में आया नहीं? तो सुग्राहिता वर्ड का मीनिंग समझ में आया? कोई भी उपकरण अधिक सुग्राही कहलाएगा यदि वो अल्प से अल्प मान का मापन भी यथार्थता के साथ कर ले। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? विभव मापी की। विभव मापी जो है वो किस चीज़ का मापन करता है? विभवांतर का। तो सुग्राही, अब विभव मापी की सुग्राहिता कैसे परिभाषित करेंगे कि कोई विभव मापी अधिक सुग्राही कहलाएगा यदि वह अल्प विभवांतर का मापन भी पूर्ण यथार्थता के साथ कर ले। अल्प विभवांतर के लिए भी पूर्ण स्केल विक्षेप दे, मतलब पूरी तरह से स्केल पे विक्षेप दे, पूरी तरह से उसका मापन कर ले। समझ में आया? तो कोई विभवमापी अधिक सुग्राही कहलाएगा यदि वो अल्प विभवांतर का मापन के भी यथार्थता के साथ कर ले या अल्प विभवांतर के लिए भी पूर्ण स्केल विक्षेप दे। छोटे से छोटे मान का, छोटे से छोटे विभवांतर का भी मापन वो कर ले। तो वो जितने छोटे विभवांतर का मापन कर सकता है उतना ज़्यादा सुग्राही कहलाएगा। क्लियर है? समझ आया? और विभव मापी के इसी गुण को अपन क्या बोलते हैं? सुग्राहिता। विभव मापी के इसी गुण को क्या बोलते हैं? सुग्राहिता। सुग्राहिता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है कि सुग्राहिता विभव प्रवणता में संबंध डायरेक्टली तो कोई है नहीं, बाकी ऐसा कहा जाता है कि विभव प्रवणता बढ़ेगी तो सुग्राहिता घटेगी। हालांकि व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो होता है कि जिस अनुपात में विभव प्रवणता बढ़ेगी उसी अनुपात में सुग्राहिता घटेगी, लेकिन यहाँ अनुपात समान नहीं रहता है तो व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं कह सकते। बाकी एक साधारण संबंध ये होता है कि जिस विभव मापी की सुग्राहिता ज़्यादा होगी उसकी विभव प्रवणता क्या होगी बताओ? कम होगी। क्लियर है? तो अगर विभव मापी की सुग्राहिता अधिक करनी है तो उसकी विभव प्रवणता को आप क्या कर दो बताओ? कम कर दो। अब हम चाहेंगे कि प्रत्येक विभव मापी की सुग्राहिता क्या हो बताओ? अधिक हो। हम तो चाहेंगे ना कि वो छोटे से छोटे मान को भी मापे ताकि गलती ना हो, त्रुटि की संभावना ही ना हो। हम ऐसा विभव मापी चाहेंगे जो अल्प से अल्प विभवांतर का मापन भी कर ले। इसलिए तो यूज ले रहे हैं विभव मापी को, नहीं तो वोल्टमीटर से माप लेते। विभव मापी क्या करता है? यथार्थता के साथ मापन करता है। तो हमारी कोशिश सदैव ये रहेगी कि जो विभव मापी हमने काम लिया है वो कैसा हो? अधिक सुग्राही हो, क्योंकि छोटे से छोटे मान का मापन भी यथार्थता के साथ कर ले। तो हम ये कह सकते हैं कि विभव मापी अधिक सुग्राही होना चाहिए या उसकी सुग्राहिता बढ़ाई जानी चाहिए। तो अगर आपको सुग्राहिता बढ़ानी है, विभव मापी की सुग्राहिता यदि आपको बढ़ानी है, जनरली बढ़ानी पड़ेगी हमें ताकि अच्छी रीडिंग आए। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताओ? विभव प्रवणता को क्या करना पड़ेगा बताओ? कम। विभव प्रवणता को क्या करना पड़ेगा? कम। क्योंकि अभी अभी बताया कि विभव प्रवणता और सुग्राहिता में ये साधारण संबंध होता है कि विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राहिता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है? तो विभव प्रवणता को कम करना पड़ेगा। तो विभव प्रवणता को कम करना पड़ेगा तो कैसे कर सकते हैं विभव प्रवणता को कम? तो विभव प्रवणता को कम करने के दो तरीके, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है कि प्राथमिक परिपथ में धारा का मान कम कर दो। प्राथमिक परिपथ में आई धारा का मान क्या करते हैं बताओ? कम। धारा का मान क्या कर दिया जाए? कम। और दूसरा तरीका है विभव मापी तार की लंबाई बढ़ाकर, विभव मापी तार की
लंबाई को बढ़ाए। समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे, यहीं से पूरा समझाऊंगा वहाँ तक उधर, है ना। तो देखो, आपको पता है विभवमापी तार की लंबाई बढ़ा के विभव प्रवणता कम कर सकते हैं। बोलो, है दिख रहा है आपको। विभव नियत रहे, विभवमापी तार की लंबाई बढ़ा दे तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, कम, और सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। क्लियर, समझ आया। एक तरीका तो ये सुग्राह्यता बढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR। V की जगह क्या लिखते हैं, IR। और I कौन सी धारा है, जो प्राथमिक परिपथ से प्राप्त हो रही है। वहाँ सेल जोड़ा था प्राथमिक परिपथ में, उससे धारा प्राप्त होगी है ना। तो अगर प्राथमिक परिपथ में धारा का मान कम कर दे तो विभवमापी वो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, कम, और विभव प्रवणता कम हो गई तो सुग्राह्यता। तो ऐसे दो तरीके विद्यमान है या नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। विभव प्रवणता को कैसे कम किया जा सकता है, एक तो विभवमापी तार की लंबाई बढ़ाकर, या तो लंबाई बढ़ा दो तो विभव प्रवणता कम हो जाएगी, या फिर V की जगह IR लिख दिया तो धारा को कम कर दो तो भी विभव प्रवणता कम हो जाएगी। इन दोनों केस में विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सुग्राह्यता कैसे बढ़ी, कारण समझना। जैसे मान लो 10 वोल्ट के विभवांतर का मापन करना है ना। आप चालक तार की लंबाई ले रहे हो 1 मीटर, चालक तार की लंबाई ले रहे हो 1 मीटर, तो बताओ पर मीटर पे कितना वोल्ट नापेगा ये, 10 वोल्ट। और मान लो चालक तार की लंबाई बढ़ा दें, बढ़ा के कितनी कर दें, 10 मीटर। अब पर मीटर पे कितना नापेगा ये बताओ, 1 वोल्ट नापेगा ये। चालक तार की लंबाई बढ़ा के कर दें 100 मीटर, अब पर मीटर पे कितना नापेगा, 0.1 वोल्ट। चालक तार की लंबाई बढ़ा के कर दें 10,000 मीटर, तो पर मीटर पे कितना नापेगा। आप समझ पा रहे हो, चालक तार की लंबाई जितनी बढ़ती जा रही है सुग्राह्यता भी उतनी बढ़ रही है। सुग्राह्यता मतलब छोटे से छोटे मान को मापने की क्षमता, समझ रहे हो। तो चालक तार की लंबाई अपन जितनी बढ़ा रहे हैं विभव प्रवणता उतनी कम हो रही है और सुग्राह्यता उतनी ही बढ़ रही है। तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर सुग्राह्यता बढ़ रही है। सुग्राह्यता वर्ड का मीनिंग समझ आया, छोटे से छोटे मान को मापने की क्षमता बढ़ती जा रही है। क्लियर है। तो डायरेक्टली अब क्या बोलेंगे, विभवमापी की सुग्राह्यता में हम क्या बोलेंगे, सीधे सीधे जो लिखना है वो क्या लिखना है कि कोई भी विभवमापी अधिक सुग्राही कहलाएगा यदि वह अल्प विभवांतर का मापन भी यथार्थता के साथ कर ले। विभवमापी के इसी गुण को सुग्राह्यता कहते हैं। विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राह्यता अधिक होगी, और सुग्राह्यता कम होगी तो विभव प्रवणता अधिक होगी। ठीक। अब किसी विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता को कम किया जाएगा। तो विभव प्रवणता को कम करने के दो तरीके, या तो प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम कर दो, या फिर आप विभवमापी तार की लंबाई बढ़ा दो। अब ये जो तरीका है पहला वाला तरीका, ये तरीका तो है लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, ज़्यादा उपयोगी नहीं है। कारण क्या है, मैंने क्या बताया था कि जब अपन कोई भी प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन से मान की आवश्यकता पड़ेगी, विभव प्रवणता के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मानकीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, विभवमापी का क्या करेंगे, मानकीकरण। बोलो करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले विभवमापी का मानकीकरण करेंगे। तो मानकीकरण में विभव प्रवणता का मान निकाल लिया और फिक्स कर लिया, कर लिया है। हमने विभवमापी का एक परिपथ बनाया, उसका मानकीकरण किया, विभव प्रवणता का मान निकाल लिया, तो उस विभवमापी तार की विभव प्रवणता ज्ञात कर ली। अब मैंने बताया था कि फिर चेंज किस में करते हैं, केवल द्वितीयक परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर प्राथमिक परिपथ में आपने चेंज किया तो प्राथमिक परिपथ में धारा में चेंज कर दिया,
धारा में चेंज कर दिया तो इस विभव में चेंज हो गया, और विभव में चेंज हो गया तो विभव प्रवणता में भी चेंज हो गया, तो विभव प्रवणता बदल गई या नहीं? तो जब फॉर्मूला लगाओगे V बराबर XL तो उसमें विभव प्रवणता का मान बदल गया, तो जो आपने पहले निकाला था वो तो है ही नहीं, मान बदल गया, तो फिर से ज्ञात करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर हम प्राथमिक परिपथ में कोई भी परिवर्तन कर देते हैं तो जो हमने मानकीकरण किया है, मतलब जो विभव प्रवणता का मान निर्धारित किया है, जो निकाला है, वो भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित। तो फिर आगे कैलकुलेशन करने से पहले फिर विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना पड़ेगा, हर बार अलग अलग मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि प्राथमिक परिपथ में तो कोई परिवर्तन करे ही ना। एक बार विभवमापी का परिपथ बनाया, सबसे पहले मानकीकरण कर लिया, विभव प्रवणता का मान निकाल लिया, और निकालने के बाद अब प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन मत करो, क्योंकि उसमें परिवर्तन किया तो विभव प्रवणता का मान बदल जाएगा, तो मानकीकरण करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। समझ रहा? कोई दिक्कत? तो ये वाला तरीका ज़्यादा उपयोगी नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने प्राथमिक परिपथ में परिवर्तन किया तो विभव प्रवणता का मान बदल जाएगा, अर्थात जो मानकीकरण किया है वो मानकीकरण डिस्टर्ब हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? तो इसलिए प्राथमिक परिपथ में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये तरीका है सुग्राहिता बढ़ाने का, लेकिन इसको यूज में हम नहीं लेंगे, क्योंकि इससे अन्य समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो फिर कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर है दोनों में से? ये वाला। तो अगर किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ानी है, मतलब विभव प्रवणता को कम करना है, तो कौन सा तरीका काम में लेंगे बताओ? लंबाई को बढ़ाकर, विभवमापी तार की लंबाई को बढ़ाकर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का वाइवा होगा ना, मौखिक, उसमें पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मीटर सेतु में भी तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है, और वही उन्हीं मिश्र धातुओं का बना तार विभवमापी में काम में लेते हैं। क्या कारण है कि मीटर सेतु में तो 1 मीटर लंबा तार ही काम लेते हैं, जबकि विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार काम में लेते हैं? क्या कारण है? तो कारण क्या है? विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि विभवमापी छोटे से छोटे विभवांतर का भी मापन कर सके। तो क्वेश्चन ये आता है, विभवमापी तार की लंबाई अधिक क्यों होती है? आंसर क्या देंगे? विभवमापी तार की लंबाई अधिक इसलिए होती है ताकि उसकी सुग्राहिता बढ़ जाए और वो अल्प विभवांतर का मापन भी आसानी से कर सके, जबकि मीटर सेतु में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीटर सेतु में हम विभवांतर का मापन नहीं करते हैं, वहाँ तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और प्रतिरोध तार की लंबाई पे, प्रतिरोध और तार की लंबाई जैसा कोई फॉर्मूला वहाँ कोई ऐसा अपन यूज़ लेते नहीं। तो क्लियर है? तो ये था आपके पास विभवमापी की सुग्राहिता, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, विभवमापी की सुग्राहिता तार की लंबाई को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, ठीक है? आगे बढ़ें। आगे आता है विभवमापी के लिए सीमाएं या विभवमापी की कमियां, है ना? तो विभवमापी की सीमाएं क्या क्या होंगी बताओ? तो सीमाएं बताओ, विभवमापी की सीमाएं। तो सीमाएं वैसी रहेंगी जैसी मीटर सेतु में। क्या क्या सीमाएं हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। पहले डायग्राम बनाओ विभवमापी परिपथ का, प्राथमिक परिपथ का डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं। ये विभवमापी तार होता है ए बी, इसके द्वितीयक परिपथ में अपन क्या लगाते हैं? एक कोई सेल लगा देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर धारामापी और एक विसर्पी। ये प्राथमिक परिपथ का सेल होता है ईपी, के और ये आर, ठीक है। अब क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए विभवमापी से प्रैक्टिकल करते समय, क्या क्या सावधानियां बरतनी है? पहली सावधानी बताओ, जो मीटर सेतु की जैसी हैं कुछ सेम वो बताते हैं पहले आपको। तो कौन सी हैं वो सावधानियां? तो सबसे पहली वही आएगी कि विसर्पी कुंजी को चालक तार पे रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रगड़ोगे तो चालक तार गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होगी। तो गर्म हो जाएगा तो गर्म होने पे इसका प्रसार होगा, धातुओं का प्रसार होता है,
तो प्रसार होगा तो चालक तार की लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदल गया तो विभवांतर बदल जाएगा, तो त्रुटि आएगी या नहीं। दूसरा, इस चालक तार पर कुंजी को दबाना भी नहीं चाहिए, जोर रख के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आप दबाओगे वहाँ ये चालक तार पतला हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेगा, जिससे प्रतिरोध बदलेगा, विभव बदलेगा। तो दूसरा ये भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, जितने भी सेल जोड़े जाएंगे, एक जोड़ो चाहे दो जोड़ो चाहे 10, जितने भी सेल जोड़े जाएंगे द्वितीयक परिपथ में, उन सभी के धनात्मक सिरे विभवमापी तार के धन सिरे पे जुड़ेंगे। तीसरा, प्राथमिक सेल का, प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि ये विभवमापी के पूरे परिपथ को चलाता है, ये ड्राइवर है और ये ड्राइवर है, ये इसके सहारे चलते हैं, तो इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हम रीडिंग लेंगे तो इन सेलों की रीडिंग आएगी, और अगर इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा हो गया तो आपने इसको रीडिंग लेने के लिए जोड़ा और विद्युत वाहक बल ज़्यादा है तो रीडिंग लोगे तो किसकी आएगी बताओ? इसकी, तो इसकी तो लेनी नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों से सदैव क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए नहीं? समझ आया? फिर जब आप प्रयोग करो उसी समय पर ये कुंजी बंद करनी चाहिए, अधिक समय तक ये कुंजी बंद नहीं रखनी चाहिए। अपना प्रैक्टिकल किया, रीडिंग ली, कुंजी बाहर निकाल के रख दी। जितने भी ये उपकरण हैं इनकी अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए, तारों को रेगमाल से रगड़ लेना चाहिए ताकि प्रतिरोध प्रभावित ना हो। ठीक है, जो पेच लगे होते हैं उन पेचों को रेगमाल से रगड़ लेना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियाँ आपको यहाँ बरतनी पड़ेगी। यहाँ पे धारामापी में जब विक्षेप देखें तो विक्षेप देखते समय एकदम लंबवत रूप में देखना है। जैसे यहाँ धारामापी तो आप बिल्कुल सामने से देखेंगे तो विक्षेप आपका एग्जैक्ट दिखेगा। अगर आप यूँ देख रहे हो, इधर से खड़े होकर ग्रुप बना लिया, अब एक सामने देख रहा है, इधर वाला इधर से देख रहा है, तो वो जो सुई 0 पे होगी ना, वो 0 वाली उधर दिखाई देगी 0.1 पे। तिरछा देख रहे हो आप, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। तो जितनी भी रीडिंग लेनी है वो कैसे लेनी है बताओ? लंबवत लेनी है आप। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी पड़ेंगी विभवमापी से प्रैक्टिकल करते समय। अब अपन लेते हैं विभवमापी के अनुप्रयोग। ये बेसिक चीज़ें आपके समझ आई। अब ये कौन कौन से प्रैक्टिकल है वो अपन सीखेंगे। तो जैसे गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे 5, ऐसे ही यहाँ पे विभवमापी के अनुप्रयोग चलेंगे। एक आज कराते हैं, बाकी कल परसों तक हो जाएगा। तो देखो आप विभवमापी के अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो अनुप्रयोग नंबर 1 ये है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से क्या क्या काम किए जा सकते हैं वो सब अनुप्रयोग में आते हैं। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये पहला अनुप्रयोग। किसकी सहायता से बताओ? विभवमापी की सहायता से। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में। विभवमापी क्या है, इसका सिद्धांत लिखो, और किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है इसकी सहायता से। ठीक है, तो कोई प्राथमिक सेल दे दिया जाएगा। प्राथमिक सेल समझते हो ना आप, वही डैनियल सेल और वैसे, और मान लो उसका आपको क्या ज्ञात करना है? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला याद है, 5वें पार्ट में आपको पढ़ाया था। आंतरिक प्रतिरोध का ऐसे एक फॉर्मूला बताया था, V बराबर E - IR। यहाँ से R का मान निकाला था, ध्यान है? R का मान क्या आएगा? E - V/I, ऐसा बताया था। और I की जगह लिखा था V/R, ओम के नियम से, तो ये ऊपर आ गया। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला याद करो, ये था E - V/V गुणा R। ये आपको याद होना चाहिए, ये था फॉर्मूला।
5वें पार्ट में पढ़ाया था, जिसमें सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध, तीनों की डेफिनेशन आपको बताई थी, है ना। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला था। ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, वी क्या है, टर्मिनल वोल्टता। विद्युत वाहक बल कब होता है, जब सेल खुले परिपथ में हो, और टर्मिनल वोल्टता कब होती है, जब सेल बंद परिपथ में हो, ठीक है। और आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। तो अब आपको प्रयोग करके किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका देखो। तो शुरू कर रहा हूँ मैं, कैसे करते हैं इसको, पहले अनुप्रयोग को तरीका देखो। सर्वप्रथम विभवमापी तार कैपिटल ए बी लिया, ठीक है, जो कि मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका का बना होता है, जिनकी प्रतिरोधकता उच्च, प्रतिरोधता पूर्णांक अल्प होता है, ठीक है। इस विभवमापी तार के दोनों सिरों के मध्य एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक को कनेक्ट कर दो। ये सेल हो गया जिसका विद्युत वाहक बल ईपी, एक कुंजी के और एक धारा नियंत्रक RH को जोड़ा। इस प्रकार विभवमापी का प्राथमिक परिपथ तैयार हुआ। कौन सा परिपथ है ये बताओ, प्राथमिक परिपथ तैयार हो गया, बोलो हुआ है ना। सब चीज़ें दिखानी है, चिन्ह वगैरह, इधर से धारा जाएगी ऐसे, है ना, ठीक है। फिर जिस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस प्राथमिक सेल को द्वितीयक परिपथ में जोड़ा जाएगा। आपको बताया ना, जितने भी काम करने, जितने भी परिवर्तन करने, वो द्वितीयक परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो जिस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसे द्वितीयक परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाएगा। यहाँ एक सेल जोड़ देंगे, ये कौन सा सेल है, प्राथमिक सेल। मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल कितना है बताओ, E मान ली। तो जिस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध भी मान लेते हैं कितना है बताओ, R। आंतरिक प्रतिरोध समझते हो, जो सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है, सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा होता है, उसके कारण जो प्रतिरोध होता है। ऐसे दिखाते हैं ना, सेल का सिंबल U और U, E विद्युत वाहक बल और R आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ मैंने ऐसे नहीं दिखाया, कॉमा लगा के R लिख दिया, मतलब यहाँ आंतरिक प्रतिरोध है, पर डायग्राम में नहीं बनाया, ठीक है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। फिर सेल लगा दिया, तो द्वितीय परिपथ में एक प्राथमिक सेल को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इस सेल का धनसिरा विभवमापी तार के धनसिरे से जुड़ा हो, एवं इसका ऋण सिरा एक धारामापी के सहारे, एक धारामापी की सहायता से विसर्पी कुंजी से जुड़ा हो, और विसर्पी कुंजी को इस विभवमापी तार AB पर किसी भी बिंदु पर संपर्क बनाया जा सकता है। क्लियर है, विसर्पी कुंजी का विभवमापी तार AB पर किसी भी बिंदु पर संपर्क बनाया जा सकता है। क्लियर है। और देखो, इस प्राथमिक सेल के समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में, समांतर क्रम समझते हो ना ऐसे, इसके समांतर क्रम में एक तो जोड़ा जाएगा प्रतिरोध बॉक्स, ये इसका समांतर क्रम हो गया। इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं। प्रतिरोध बॉक्स बताया था मीटर सेतु में, प्रतिरोध बॉक्स मतलब प्रतिरोधों का एक डब्बा होता है, जिनमें से कोई भी प्रतिरोध आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और एक अन्य कुंजी और लगाते हैं, ये कुंजी K1 मान लो, और ये कुंजी क्या मान लेते हैं बताओ, K2, ठीक है। तो ये हो गई इसकी परिपथ चित्र और परिपथ चित्र की बनावट कैसे बना। क्लियर है, बनावट समझ में आई क्या आपकी, बोलो। सिंपल है, जैसे जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, चैप्टर बड़ा आसान है। अगर आपको परिपथ चित्र याद है, तुरंत उसकी बनावट लिखो, तुरंत क्रियाविधि रखो, खेल खत्म। सब चित्र देखते देखते करना है, यहाँ तक सही है। अब क्रियाविधि देखो कैसे आप आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो बड़ा आसान है। विभवमापी का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत V बराबर XL, यही बताया सिद्धांत। V बराबर, ये तो बताया था V समानुपाती है L, तो V बराबर XL, बस इसको ध्यान रखना है। करें शुरू। तो देखो क्रियाविधि में क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद किया जाएगा। कुंजी बंद करने का मतलब होता है धारा प्रवाहित होना। आप ये ना सोचे कुंजी बंद करने पे धारा बंद हो जाएगी, नहीं, वो स्विच होता है।
स्विच को बंद करने पे धारा बंद होती है, जबकि कुंजी को बंद करने पे धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आप लैब में सीखोगे ये सब। स्विच और कुंजी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। स्विच को बंद करोगे तो धारा बंद, लेकिन कुंजी को बंद करोगे तो धारा चालू। स्विच को खोलोगे तो धारा चालू, लेकिन कुंजी को खोल दोगे तो धारा बंद। तो यहाँ लैब में स्विच काम नहीं लिए जाते, कुंजियाँ काम में ली जाती है। तो आपको समझना है कुंजी बंद होने पर धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ कुंजी K1 को बंद किया, परिपथ में धारा प्रवाहित किया। कुंजी K2 अभी खुली हुई है, कुंजी K2 को खुला हुआ रखा है। खुला हुआ होने का मतलब ये कि इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब ये बेकार लगा रखा है, कोई इसका मीनिंग नहीं है। जब तक कुंजी K2 खुली हुई है तब तक इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, अब विसर्पी कुंजी लेंगे। विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर अलग अलग जगहों पे संपर्क बनाएंगे और ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जहाँ पे धारामापी में विक्षेप क्या प्राप्त हो, शून्य। ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जहाँ धारामापी में विक्षेप, मान लो विभवमापी तार पे ये एक ऐसा बिंदु मिल गया C, जिस पर धारामापी में विक्षेप क्या हो गया बताओ, शून्य। तो इस बिंदु को संतुलन बिंदु बोलेंगे और तार के धनात्मक सिरे से इसकी दूरी, इसको क्या बोलेंगे बताओ, संतुलित लंबाई। तो इस सेल के लिए संतुलित लंबाई कितनी आ गई बताओ, L। इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है अभी, क्योंकि कुंजी K2 क्या है, खुली हुई है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इस सेल के लिए संतुलित लंबाई कितनी आ गई, L। तो विभवमापी के सिद्धांत से सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कौन सी लंबाई से संतुलित हुआ, L लंबाई से। तो विभवमापी के सिद्धांत से V बराबर XL ही तो होता है, लेकिन यहाँ V की जगह क्या लिखेंगे, E। V का मतलब विभवांतर, और यहाँ पे अपन सेल के लिए विभवांतर ले तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, E। कितना है बताओ, तो V की जगह क्या लिख देंगे, E। तो E किस पे निर्भर करेगा, L पे। तो E समानुपाती L, मतलब E बराबर XL, या चाहो तो आप इसे L1 बोल सकते हो, L1 समीकरण नंबर 1। बोलो यहाँ तक ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जॉकी को यहाँ सरकाया, संतुलित लंबाई ढूंढी, E बराबर XL। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब कुंजी K2 को भी बंद कर देंगे। किसको बंद कर देंगे, K2 को। अब हम कुंजी K2 को बंद करते हैं, और प्रतिरोध बॉक्स में से एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकालते हैं। निकालने का मतलब यहाँ लागू करते हैं। तो मान लो कोई R मान का प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, ऐसा कोई प्रतिरोध यहाँ लागू कर दिया। अब मुझे बताओ, अब ये परिपथ बंद परिपथ हो गया, तो अब इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित होगी ऐसे, और यहाँ आएगी है। तो अब ये सेल कैसे परिपथ में हो गया, बंद परिपथ में। ठीक है, तो 5वें पार्ट में आपको पढ़ाया है, जब सेल खुले परिपथ में हो तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और जब सेल बंद परिपथ में हो तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर को बोलते हैं टर्मिनल वोल्ट। टर्मिनल वोल्ट आपको B से लिखेंगे। ठीक है, खुले परिपथ में हो तब विभवांतर ज़्यादा होता है, बंद परिपथ में हो तब कम होता है, क्योंकि इसकी कुछ ऊर्जा यहाँ काम में आ जाती है। तो अब देखो, अब ये बंद परिपथ में, तो बंद परिपथ में तो अब इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, कम। आपको ध्यान रखना है, बंद परिपथ में सेल का विभवांतर क्या हो जाता है, कम। ठीक है, सेल खुले परिपथ में वैसे खुला रखा है तो उसके सिरों पर विभवांतर ज़्यादा होगा, और उसको बंद परिपथ में कर दें, किसी बल्ब से जोड़ दो तो उसकी कुछ ऊर्जा बल्ब जलाने के काम आ जाएगी, तो उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे बंद परिपथ में कर दिया, उसकी कुछ ऊर्जा यहाँ प्रतिरोध में जा रही है, और इस प्रतिरोध से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो रही है, तो इसका विभवांतर कम हो गया, और उस कम विभवांतर को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्ट। 5वें पार्ट में अच्छे से समझाया है मैंने। ठीक है, देखें आप उसके वीडियो। तो अब दोबारा प्रैक्टिकल करें, तो अब दोबारा प्रैक्टिकल यदि अपन करते हैं तो मैंने आपको बताया कि पहला केस तो हो ही गया। अब की बार कुंजी K2 को बंद किया, एक निश्चित मान का प्रतिरोध यहाँ से निकाला, ये तो बंद रहेगी,
इसको भी बंद किया, निश्चित मान का प्रतिरोध निकाला। तो हमने देखा कि धारामापी में जो शून्य विक्षेप मिला था यहाँ पे, वो शून्य विक्षेप फिर बिगड़ गया। अब वो शून्य नहीं रहा तो पुनः अपन विसर्पी कुंजी को फिर आगे पीछे सरकाएंगे और ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जहाँ पुनः क्या मिल जाए आपको, धारामापी में विक्षेप शून्य। तो जब तो आप दूसरी बार सॉल्व करोगे तो दूसरी बार आपको यहाँ की जगह थोड़ा इधर आके कहीं किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु कौन सा बताओ, डी, इस डी बिंदु पे आपको धारामापी में विक्षेप क्या मिलेगा बताओ, शून्य। तो ये क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु। और इसकी धनात्मक सिरे से लंबाई नाप लेंगे, कौन सी बताओ, L2। तो ये क्या कहलाएगी, संतुलित लंबाई। अब ये जो संतुलित लंबाई आई है, ये संतुलित लंबाई किसके लिए आई है बताओ, जब सेल बंद परिपथ में है। और बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टा। बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को क्या बोलते हैं, तो ये टर्मिनल वोल्टा। अब ये किससे संतुलित हो रही है बताओ, L2 लंबाई से। तो विभव मापी के सिद्धांत से V समानुपाती L2, तो V बराबर XL2, समीकरण नंबर। तो पहले तो कुंजी को खुला रख के विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया, फिर कुंजी को बंद करके टर्मिनल वोल्टा ज्ञात कर ली। हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएं। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला ये रहा, 5वें पार्ट में पढ़ा है, E - V/V गुणा R। अब इनके मान रख दो। E का मान क्या है, XL1 - XL2 अपॉन XL2 इंटू R। ऊपर से X कॉमन ले लेंगे, X से X कैंसिल हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया L1 - L2 अपॉन L2 इंटू R। आ गया। अब आप मुझे बताओ, L1 किसने मापा था, हमने। L1 किसने मापा था, हमने। संतुलन बिंदु ढूंढ के उसकी लंबाई हमने ही मापी। L2 भी किसने नापा, हमने। R किसने निकाला था यहाँ से, हमने। तो तीनों हमने निकाले, तो देख के निकाले होंगे, तो इनके मान पता होंगे। तो इनके मान पता है तो तीनों के मान रख दो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता लग जाएगा। तो इस तरीके से विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसमें क्या करना है, बस E का ये वाला मान रख दो, V का ये वाला मान रख दो, और जो भी आएगा तो फॉर्मूला बचेगा R बराबर L1 - L2 अपॉन L2 इंटू R। इस तरीके से आप विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हो।